गाइस अब हम शुरू करते हैं हमारे ये मैं टॉपिक्स आपको ऑलरेडी बहुत सारे पढ़ा चुकी हूँ, है ना। अब हम कुछ टॉपिक्स देखेंगे। मैंने टॉपिक वाइज ही वीडियो बनाई है ताकि आप एग्ज़ाम के लिए उस टॉपिक को अच्छे से पढ़ पाएँ और उसको बहुत अच्छे से आप एग्ज़ाम में लिख पाएँ। मैं फिर से एक बात मेंशन करना चाहूँगी कि प्लीज़ किसी भी एग्ज़ाम के लिए आपको पूरी पूरी बुक को मगअप नहीं करना होता है। सिर्फ केवल आपको कुछ पॉइंट्स को ही अपने दिमाग में रख करके चलना होता है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। और अगर आप उन पॉइंट्स को अपने दिमाग में नहीं रख के चल सकते हैं तो फिर कोई भी आपकी हेल्प नहीं कर सकता, ठीक है। अगर आप पूरी पूरी बुक पढ़ लें और आपको वो मेन पॉइंट्स ही आपके दिमाग में नहीं होंगे तो फिर कुछ नहीं हो सकता है। इसलिए आपको मेन पॉइंट्स को ही दिमाग में रख के चलना होता है। और आप प्लीज़ मेरे प्लेलिस्ट पे जा करके देख सकते हैं, आप 2x के स्पीड पे वीडियो सुन सकते हैं और जो मैं इंपॉर्टेंट पॉइंट्स कुछ बोलती हूँ आप उसको लिख सकते हैं। अब हम फटाफट से देख लेते हैं सेलिएंट फीचर्स क्या हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के। इसमें जो आपके ये जो भी प्रीएम्बल में ये वर्ड्स बताए गए हैं, सोवेरियन, सोशलिस्ट, सेक्युलर, डेमोक्रेटिक, रिपब्लिक, जस्टिस, है ना। जस्टिस किस लेवल पे? सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल लेवल पे। लिबर्टी एंड इक्वालिटी, मैं इन सब चीज़ों को अच्छे से एक्सप्लेन कर चुकी हूँ सेपरेट वीडियो में, आप प्लीज़ उसको देख सकते हैं। अब हम फटाफट से देख लेते हैं कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की क्या खासियत है। पहली खासियत क्या है कि हमारा लेंथीएस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है। कॉन्स्टिट्यूशन बेसिकली अगर आप ध्यान से देखें तो कॉन्स्टिट्यूशन आपके कुछ रिटर्न भी होते हैं, कुछ अनरिटन भी होते हैं। जो इसमें जो ये आपका पूरा पैराग्राफ में लिखा होता है ना, ये लिखा हुआ है द लॉन्गेस्ट कॉन्स्टिट्यूशन ऑल एंड ऑल। मैं इसी में से आपको बता रही हूँ मेन चीज़ें क्या है कि जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है वो लिखा भी होता है और नहीं भी लिखा होता है। कुछ कंट्रीज़ में नहीं लिखा हुआ है, जैसे कि आप देखेंगे ब्रिटिशर्स में, ब्रिटिशर्स का जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो अनरिटन, जबकि हमारे इंडिया का जो कॉन्स्टिट्यूशन है ये लिखा हुआ है। अब आपको ये चीज़ इंपॉर्टेंट है जो आपको ध्यान में रखना चाहिए कितना, कि हमारे इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर कितने आर्टिकल्स हैं। आपको ध्यान रखना होगा कि ये आपके 470 आर्टिकल्स, अभी इसके अंदर कुछ चेंजेस करे गए हैं, ठीक है। तो आप ये प्लस और ऊपर नीचे प्लस और 2 4 कर सकते हैं और इसको 25 पार्ट्स में और 12 शेड्यूल्स के अंदर डिवाइड किया गया है, ठीक है। और क्यों हमारे इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन इतना बड़ा है, इतना बड़ा क्यों लिखा गया है, इसको 4 फैक्टर्स जो हैं इसके अंदर कॉन्ट्रीब्यूट करते हैं। पहला फैक्टर है इसका जोग्राफिकल फैक्टर, क्योंकि आप देख सकते हैं इंडिया कितनी बड़ी है, उसके अंदर कितनी डाइवर्सिटी है ना। कितने सारे अलग अलग लैंग्वेजेस को बोलने वाले, अलग अलग रिलीजन को मानने वाले लोग इंडिया में रहते हैं। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ सकता है कि वाई आर कॉन्स्टिट्यूशन इज लेंथीएस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन। सेकंड आपका फैक्टर क्या है? हिस्टोरिकल फैक्टर, जिसके अंदर आपका गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट जो है 1935, वहाँ से काफ़ी सारी चीज़ें एज इट इज़ हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ली गई हैं, थोड़ा बहुत चेंजेस करके। तो इसलिए वो सबसे बड़ा फैक्टर रहा है और उसमें काफ़ी सारे एक्ट्स थे, तो इसकी वजह से और बड़ा हो गया है। और थर्ड इसके अंदर क्या है कि सेंटर का और स्टेट के लिए, दोनों के लिए कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया है ना। आप देखेंगे सेंटर लेवल पे ये काम करना पड़ेगा, स्टेट लेवल पे ये काम करना पड़ेगा। फिर आपको उसकी वजह से भी इसके अंदर एक इसका इफेक्ट पड़ा। और लास्ट इसके अंदर जो पड़ा है वो पड़ा है लीगल ल्यूमैनिटीज़, यानी कि महान विद्वान, अगर हम हिंदी में बोलें तो उनके डोमिनेंस की वजह से। आप देख सकते हैं बाबा साहब अम्बेडकर कितने ज़्यादा पढ़े लिखे लोग थे, तो ऐसे ऐसे पढ़े लिखे लोगों की वजह से इन लोगों ने अपने अपने काफ़ी सारी अच्छी अच्छी चीज़ें इसके अंदर डाली हैं। तो ये सब हम एक कारण बोलते हैं कि हाँ भाई, इसकी वजह से जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है वो लेंथीएस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है। फटाफट से हम देख लेते हैं कि भाई देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, तो यही सब लाइनें आपके यहाँ लिखी कि इंडिया इज़ अ लार्ज कंट्री विद एन एग्रेरियन इकोनॉमी, है ना। एग्रेरियन इकोनॉमी वर्ड यूज़ किया गया है, इसलिए यूज़ किया क्योंकि हमारे इंडिया का जो एग्रीकल्चर है वो हमारे इंडिया के जीडीपी में मोर देन 50% बेसिकली जो है आपका कंट्रीब्यूट करता है। इसलिए इंडिया की इकोनॉमी जो है वो बेसिकली आपकी एग्रेरियन इकोनॉमी कहलाती है, ठीक है। और अब आप स्क्रीन देख सकते हैं क्या लिखा गया था, इकोनॉमी ऑफ द कंट्री। सेकंड पॉइंट देखिए, द इकोनॉमी ऑफ द कंट्री हैज़ लार्जली कंट्रीब्यूटेड इन मेकिंग इट द लार्जेस्ट कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द वर्ल्ड एंड इंडिया इज अ लार्ज कंट्री विद एन एग्रेरियन इकोनॉमी। एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस लार्ज नंबर ऑफ पीपल वॉज सफरिंग फ्रॉम पॉवर्टी, माल न्यूट्रिशन एंड इलिटरेसी विच माइट हैव लेड द आर्किटेक्ट्स टू वेंटिलेट दोज प्रॉब्लम। एंड उन्होंने कोशिश करी कि वो उन सभी चीज़ों को हटा सके, किसके थ्रू? आपके इन कॉन्स्टिट्यूशन पैरामीटर्स के थ्रू। सो ऑल्दो द जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स हैं दे आर नॉट एनफोर्सेबल बाय द कोर्ट ऑफ लॉ। डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स आपको जानने की बहुत ज़्यादा डिटेल में आवश्यकता नहीं है, पर मैं इतना बता सकती हूँ कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स का मतलब होता है कि कुछ पॉलिसीज़ दी गई हैं कि ये पॉलिसीज़ जो है ये आपको फॉलो करनी है। फॉर एग्जाम्पल आपका झंडा है, झंडे के आगे हर किसी को जो है एक रिस्पेक्ट देनी है, पर अगर आप उसको रिस्पेक्ट नहीं भी देंगे तो हम आपके ऊपर कोई केस नहीं कर सकते हैं। दीज आर दी डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स, डायरेक्टिव पॉलिसीज़ बेसिकली, है ना। और अगर आप उसको नहीं फॉलो करते तो आपके ऊपर कोई केस नहीं बनता। ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो आपको पता होनी चाहिए।
और फर्स्ट पॉइंट देखिए इसके अंदर क्या लिखा गया है, प्लूरलिस्ट कैरेक्टर एंड मल्टी कल्चरलिज्म ऑफ इंडिया। मैं आपको पहले बता चुकी हूँ कि इंडिया का जो कल्चर है, बहुत सारे अलग अलग धर्मों को, पंथों को मानने वाले लोग यहाँ पे रहते हैं, अलग अलग जाति से लोग रहते हैं, अलग अलग आपके जो हैं कल्चर को फॉलो करने वाले लोग रहते हैं। इसकी वजह से हर एक के लिए काफ़ी अच्छे से कॉन्स्टिट्यूशन में डिस्क्राइब किया गया है, इसलिए भी हमारे इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो लार्जली है। तो आपको ये पॉइंट पता होना चाहिए। क्या पता होना चाहिए? पहला ये कितने आपके आर्टिकल्स हैं इसके अंदर, कितने आपके पार्ट्स हैं, कितने आपके शेड्यूल्स हैं, मैं आपको बता चुकी हूँ। सेकंड है कि क्यों इसके पीछे क्या रीज़न रहा है ये, और बस इतना ही काफ़ी है।